हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत 2 अध्याय 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो इसका उत्तर है, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। फिर अगला प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत। तो इसका क है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो ये है सही। फिर उसके बाद ख है, इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो ये सही है। फिर अगला है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो ये भी है सही। फिर है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये है गलत। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों को भरो। और इसका क है, दस्तावेज, पांडुलिपियाँ, कार्यालयीय कागज अभिलेखों में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा दस्तावेज, पांडुलिपियाँ, कार्यालयीय कागज। फिर ख है, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो यहाँ पे आएगा जियाउद्दीन बर्नी। फिर अगला है, आलू, मक्का, मिर्च और चाय कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो यहाँ पे आएगा आलू, मक्का, मिर्च और चाय कॉफ़ी। तो इस तरह से आप इनको भरेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो इसका उत्तर है, इस काल में अलग अलग समय पर प्रौद्योगिकी में बहुत परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो इसका उत्तर होगा, इस काल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। हिंदू धर्म में भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, सत्ता आदि। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इष्ट देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस युग में इस्लाम धर्म भी 7वीं शताब्दी में परिवर्तन के रूप में भारत आया। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, उत्तर, आज हम हिंदुस्तान शब्द को आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था।
इसके विपरीत 16वीं सदी के में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो इसका उत्तर है, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। ये क्षेत्र विशिष्ट राजवंशों से संबंधित थे। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो इसका उत्तर है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं आती हैं। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक नकल करके हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यह काम आसान नहीं है। कभी कभी हस्तलेख न समझ पाने के कारण लिपिकों पर लिखे हुए को समझने का दबाव भी रहता था। इसी कारण लिखे में कुछ छोटे मोटे अंतर आ जाते होंगे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। आगे है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, और ये अंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं? तो इसका उत्तर है, इतिहासकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में विभाजित कर देते हैं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। फिर है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। फिर है कि इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि इस विभाजन में उन्हें यह पता नहीं चला था कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें।